विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बिहार में चुनाव आयोग की आज अहम बैठक होने जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शुक्रवार रात ही पटना पहुंच चुके हैं। आज वो सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। पटना के होटल ताज में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये मीटिंग होगी। चुनाव आयोग ने बैठक में बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, बीएसपी, आप, एलजेपी रामविलास और लेफ्ट पार्टीज को बुलाया है। हालांकि इस बैठक के लिए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की हम को बुलावा नहीं भेजा गया है। चुनाव आयोग की टीम अगले 2 दिन तक बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज प्रदेश चुनाव समिति की पटना में अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे, पटना आएंगे। पटना के राज्य प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में बिहार बीजेपी के सीनियर लीडर भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की सीटों और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी और संभवतः सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इस बैठक में निकल सकता है। अगली भी खबर बिहार से ही है। चुनावी राजनीति में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भी अब बिहार में एंट्री हो गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने विधानसभा चुनाव में गौभक्त उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। इन गौ रक्षकों को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार बिहार की सभी सीटों से चुनाव लड़वाया जाएगा। बेतिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार अगर गौरक्षा को लेकर शपथ पत्र देता है तो उस सीट पर उनका प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। गौरक्षा के लिए मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए हम कर रहे हैं। अनेक जिलों में होते हुए इस समय बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया शहर में आए हुए हैं। देखिए, चयन क्या, लोग अपने आप आगे आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हम गाय के लिए मतदान करेंगे, और चूंकि कोई पार्टी गाय के लिए खड़ी नहीं हो रही है, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से ही कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी नहीं खड़ी होती है तो हम चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े भी होंगे, क्योंकि हमें तो गौरक्षा करनी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी सरकार पर भी करारा हमला बोला और गौरक्षा करने में बीजेपी को नाकाम बताया। कि कोई भी हिंदू होगा, अगर वो शक्ति संपन्न हो जाए तो क्या वो अपनी माँ को काट काट के बेचेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इस सरकार ने ये दुर्लभ उदाहरण पूरे विश्व के सामने रख दिया है कि हमारे पास ताकत भी है और अपने आप को हम हिंदू भी कह रहे हैं, फिर भी गौ हत्या करके गौ मांस का निर्यात कर रहे हैं। तो ये जो कार्य है, इससे पता चलता है कि ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब भारत पहले जैसी नरमी नहीं दिखाएगा। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। दरअसल जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के एक सेना पोस्ट पर कहा, अगर पाकिस्तान नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो उसे आतंकवाद का समर्थन करना बंद करना होगा, नहीं तो इस बार भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेगी। इस बार कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो भूगोल में रहना चाहता है या नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, फिर कोई नापाक हरकत पाकिस्तान ने की तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा। जो लड़ाई है वो सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे देश की लड़ाई है। और देश का मतलब यह होता है कि यहाँ का हर आम नागरिक से लेके हर यहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे मेरे बाएं तरफ हैं, ये सारे उसमें शामिल, बीएसएफ पूरी अच्छी तरह से शामिल, इंटेलिजेंसी शामिल, पुलिस शामिल, जिसको भी आप बोलिए वो सब शामिल इस लड़ाई में लड़ेंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आर्मी चीफ के अलावा एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। एयर चीफ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुलासा करते हुए कि ऑपरेशन
सिंदूर 1.0 में टारगेट सेट थे, इसलिए एयरफोर्स ने पाकिस्तान की कमर एक रात में ही तोड़ दी थी। भारत ने पाकिस्तान के F-16, JF-17 जैसे 5 से 6 मॉडर्न फाइटर जेट्स को मार गिराया। यानी भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर तय किए टारगेट्स पर हमला किया, उससे पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान में थोड़ी भी अक्ल होगी तो वो फिर गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar, as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which पाकिस्तान एक बार फिर से गलतफहमी का शिकार हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटे पाकिस्तान ने जैसे पाक आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का इनाम दिया, अब उसी तरह एशिया कप में पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती कराने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष मोहसिन को पाकिस्तान ने सम्मान मिलने जा रहा है। सिंध और कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन ने नकवी को जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सीलेंस गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया। नकवी को यह मेडल एशिया कप के दौरान बेखौफ और सैद्धांतिक रुख अपनाने के लिए दिया जाएगा। अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां सहारा के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। सहारा शहर के 7 गेटों पर अंदर से ताला जड़ दिया गया है, बिजली पानी रोक दिया गया है और किसी को भी सहारा शहर में आने जाने की इजाजत नहीं है। दरअसल सहारा शहर के अंदर करीब 170 एकड़ जमीन को सहारा शहर बनाने के नाम पर 30 साल के लिए लीज पर लिया गया, लेकिन कंपनी के हालात बिगड़े और स्थिति ये हुई कि सहारा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं कर सका। इसलिए लखनऊ नगर निगम ने जमीन की लीज कैंसिल कर दी। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी कई महीनों की सैलरी पीएफ सब सहारा के पास है, लेकिन कंपनी इसकी सुध लेने को राजी नहीं। ऐसे में मजबूरी में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। सालों पहले इस जमीन को लखनऊ नगर निगम से सहारा शहर ने बाकायदा लीज पर लिया था 30 साल की, और ये कहा गया था कि जो यहाँ का पूरा एरिया है, यहाँ के जो प्लॉट्स हैं, इसमें आवासीय प्लॉट्स बनाए जाएंगे, इसमें लोगों के रहने की सुविधाएं बनाई जाएंगी, इसमें वो तमाम चीजें की जाएंगी जिसको लेकर के सरकार के साथ मिलकर के पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है, उसके माध्यम से लाखों लोगों को न सिर्फ रोजगार दिया जाएगा बल्कि बहुत सारी योजनाएं भी बनाई जाएंगी। लेकिन चूंकि लीज की जो डेट है वो खत्म हो चुकी है और सहारा शहर ने जो बातें गवर्नमेंट से लीज लेते समय प्रॉमिस की थी वो दरअसल पूरी नहीं हुई हैं। इसकी वजह से इस लीज को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है और नगर निगम की तरफ से सहारा शहर में लोगों को यह बताया गया है कि अब इस जमीन पर नगर निगम का कब्जा होगा। लेकिन जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ पर काम करते हैं, सालों से अपनी मेहनत दे चुके हैं, अपना खून पसीना बहा चुके हैं सहारा शहर के लिए, इनका कहना है कि कई महीनों से इनको सैलरी नहीं मिली है, इनको पीएफ का पैसा नहीं मिला है और जो लोग हैं वो इसी वजह से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि हमारी जो खून पसीने की कमाई है वो हमको वापस कर दिया जाए, वो हमको दे दिया जाए, हम यहां से चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें उनका पैसा मिल जाए, इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते, लेकिन अगर पैसा नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हालांकि एहतियात के तौर पर परिसर के बाहर अंदर पुलिस को तैनात किया गया है। किसी अनहोनी की आशंका में फायर ब्रिगेड की भी तैनाती है। पिछले 1 वर्ष से ये 6 महीने की सैलरी मार चुके हैं। 1 महीना देते हैं, 1 महीना नहीं देते हैं। ये टोटल 33 से 34 महीने की पूरी सैलरी मार चुके हैं हम लोगों की, और बाकी जो टोकन मनी मारे हैं वो अलग। ऊपर से हम लोगों का पीएफ भी 2011 के बाद से इन्होंने जमा नहीं किया है हम लोगों का 2025 तक। हम लोगों को कोई डिमांड नहीं है, कोई शर्त नहीं है। हम लोग केवल अपना जो हम लोगों की पूंजी है, हम लोग ब्याज भी नहीं मांग रहे हैं, जो हम लोगों का ग्रेजुएटी बनती है, हमारा बकाया सैलरी है, हमारा पीएफ है, हम लोगों का हिसाब कर दिया जाए, हम लोग शराफत से यहाँ से चले जाएंगे। टोकन मनी दी जाती थी,
वो भी अब पता है 3 महीने में 4 महीने में एक बार दी जा रही है। ये हाल का कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक जारी रहेगा, अनिश्चित काल के लिए सर, क्योंकि हम लोगों को 4 सैलरी मिली इस वर्ष में 4 सैलरी, ये सत्र खत्म होने वाला है, सिर्फ 4 सैलरी का कोई राजी गहकी नहीं, इसलिए मजबूर होकर के हम लोगों ने यह आंदोलन धरना प्रदर्शन किया, गेटों को लॉक किया कि आप लोगों के माध्यम से माननीय सीएम योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, डीजीपी सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पता तो चले कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है। हम लोग कितने दिन से